नमस्कार दोस्तों, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। बिफोर आई स्टार्ट, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के बारे में जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है, उसके बारे में आपको इस चैनल के ज़रिए आपको सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियोस शेयर कीजिए। दोस्तों, मेडिक्लेम के बारे में आपने सुना ही होगा। मेडिक्लेम और हेल्थ इंश्योरेंस कुल मिला के भारत में 30 से भी ज़्यादा जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करती है। ये 30 कंपनी का नाम आपके सामने है। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस, गो डिजिट, बजाज एलियांज, चोलामंडलम वगैरह वगैरह। तो दोस्तों, हर एक इंश्योरेंस कंपनी के पास एटलीस्ट 4 से 5 ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट होती है जिसका अलग अलग कवरेजेस होता है, अलग अलग बेनिफिट होता है। तो अगर आप ये 300 कंपनी का प्रोडक्ट आप टोटल करोगे ना, तो बहुत सारे हो जाएंगे प्रोडक्ट्स हेल्थ इंश्योरेंस के। फॉर एग्जांपल मैं आपको न्यू इंडिया एश्योरेंस की बात करूं, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में न्यू इंडिया फ्लोटर, न्यू इंडिया इंडिविजुअल, जनता मेडिक्लेम, सीनियर सिटीजन पॉलिसी, कैंसर कार्ड पॉलिसी, टॉप अप मेडिक्लेम और भी 2-3 प्रोडक्ट है हेल्थ इंश्योरेंस में। तो सिर्फ न्यू इंडिया में ही 6 से 7 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट हो गई। ठीक उसी तरह यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की मैं बात करूँ, तो उसमें भी फैमिली मेडिकेयर, यूनी क्रिटिकल ऐसा प्रोडक्ट है और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स है वो कंपनी में भी। गो डिजिट्स कंपनी की मैं बात करूँ तो उसमें हेल्थ प्लस पॉलिसी, हेल्थ केयर पॉलिसी, कंप्लीट केयर पॉलिसी, टोटल प्रोटेक्ट पॉलिसी, ऐसा 5 से 6 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है। तो दोस्तों, ये सारी कंपनियां का अगर हम सारी प्रोडक्ट्स का हम टोटल करें तो वो आराम से 100 से ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोडक्ट अभी फ़िलहाल मार्केट में अवेलेबल है। अब फॉर एग्जांपल आप एक कस्टमर हो और आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो क्या आप ये सभी कंपनी की सभी प्रोडक्ट्स को आप स्टडी करोगे? मुझे तो नहीं लगता कि आप सारी कंपनियों का सभी प्रोडक्ट्स का आप एनालिसिस करोगे। उतना आपके पास टाइम भी नहीं होगा और बाय चांस अगर आप स्टडी कर भी लेते हो तो भी आपको याद भी नहीं रहेगा कि कौन सी कंपनी में कौन सी प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट्स थे, क्या कवरेजेस थे। तो जो कस्टमर है वो डिलेमा में हो जाएगा, उनको कंफ्यूजन हो जाएगा कि मैं कौन सी प्रोडक्ट लूँ, कौन सी ना लूँ। फिर तो क्या है ना कि वो कस्टमर का कोई फ्रेंड या रिलेटिव जो भी प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा वो प्रोडक्ट वो कस्टमर ले लेगा, या तो फिर उसका कोई दोस्त या कोई संबंधी, उनका कोई ब्रोकर है या एजेंट है कोई कंपनी का, तो वो कंपनी का प्रोडक्ट वो चूज़ करेगा। तो इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, तो कस्टमर को जो कन्फ्यूजन हो रहा है प्रोडक्ट सिलेक्शन करने में, उसको दूर करने के लिए IRDA ने 2020 में जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनियां है इंडिया में, वो सबको सर्कुलर जारी करके आदेश दिया कि जितनी भी कंपनियां जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे रही है कस्टमर को, उनको कंपलसरीली आरोग्य संजीवनी पॉलिसी कंपलसरी ऑप्शन देना है, वो प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में रखना है। तो ये IRDA ने लॉन्च किया था 1 अप्रैल 2020 में। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? जैसे मैंने बताया कि ये जो प्रोडक्ट है उनको असेसिबल बनाए, अफोर्डेबल बनाए और कम कंफ्यूजिंग बनाए पॉलिसी होल्डर के लिए।
ये जो प्रोडक्ट है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, उसके टर्म्स कंडीशन, उसके कवरेजेस, ये पॉलिसी के जो भी एक्सक्लूजन है वो सब सेम रहेंगे अक्रॉस ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। चाहे आप कोई भी कंपनी से आप ये पॉलिसी परचेज करो, उसके टर्म्स कंडीशन में, बेनिफिट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा अक्रॉस ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनी अगर चाहे तो वो प्रोडक्ट में क्या चेंज कर सकती है, तो मैंने जो यहाँ पे बताया है वो चेंज कर सकती है कि मेडिकल चेकअप क्राइटेरिया में डिफ़र कंपनी टू कंपनी। जैसे कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में अगर मेंबर की एज 55 ईयर्स से ज़्यादा है तो मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट ये कंपनी रखती है। लेकिन न्यू इंडिया इंश्योरेंस में अगर मेंबर की एज 50 ईयर्स हो जाती है और उनको आरोग्य संजीवनी पॉलिसी लेनी है तो उनको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ेगा। तो ये जो क्राइटेरिया है मेडिकल चेकअप का, वो कंपनी टू कंपनी अलग अलग हो सकता है। दूसरी चीज़ है प्रीमियम, हर एक कंपनी का अलग अलग प्रीमियम हो सकता है। और थर्ड है सम इंश्योरेंस बैंड। वैसे तो आईआरडीए ने फिक्स कर दिया है कि मिनिमम 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक का सम इंश्योर्ड ये पॉलिसी में दिया जाएगा। लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने पोर्टफोलियो, अपने लॉस एक्सपीरियंस और अपना जो कस्टमर बेस है उसके मुताबिक कोई भी सम इंश्योर्ड चूज़ कर सकती है कस्टमर को देने के लिए। फॉर एग्जांपल गो डिजिट में 3 लाख से लेके 5 लाख तक का ही आरोग्य संजीवनी पॉलिसी मिलता है। लेकिन न्यू इंडिया इंश्योरेंस में 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपये तक का सम इंश्योर्ड ये पॉलिसी में मिलता है। और ये जो सम इंश्योर्ड है वो 50,000 रुपये के बैंड में होता है, यानी कि 50,000 रुपये का सम इंश्योर्ड या तो लाख रुपया, या तो 1.5 लाख रुपया, या तो 2 लाख रुपया, या तो 2.5 लाख रुपया। इस तरीके से 50,000 रुपये के बैंड में जो कस्टमर चाहे तो वो ले सकता है सम इंश्योर्ड। लेकिन मैक्सिमम लिमिट है 10 लाख रुपये तक की, और मिनिमम जो सम इंश्योर्ड लेना होता है वो होता है 50,000 रुपया। तो ये जो तीन चीज़ है उसमें इंश्योरेंस कंपनी जो चाहे तो वो कुछ बदलाव कर सकती है अपने हिसाब से। लेकिन बाकी की जो चीज़ है, पॉलिसी की टर्म्स कंडीशन है, जो कवरेजेस है, उसमें कोई भी कंपनी कोई भी तरीके का बदलाव नहीं कर सकती। ये एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये जो पॉलिसी है हर एक इंश्योरेंस कंपनी को उसका नाम भी सेम रखना है। ये पॉलिसी का नाम भी कोई भी कंपनी चेंज नहीं कर सकती। वो कंपनी चाहे तो अपना कंपनी का नाम प्रोडक्ट के पीछे लिख सकते हैं, जैसे कि आरोग्य संजीवनी पॉलिसी न्यू इंडिया इंश्योरेंस, आरोग्य संजीवनी पॉलिसी यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, एट्सेट्रा। ये पॉलिसी कौन ले सकता है, तो 18 साल से लेके 65 साल तक का आयु का कोई भी इंसान ये पॉलिसी ले सकता है। अगर चिल्ड्रन को भी ऐड करना है ये पॉलिसी में तो 3 महीने से ज़्यादा की आयु वाले बच्चे को, और 25 साल से कम हो जिसकी आयु, ऐसे चिल्ड्रन को भी आप ये पॉलिसी में ऐड कर सकते हो। ये पॉलिसी में मिड टर्म इंक्लूजन अलाउ नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब शादी होती है मेंबर की तो उनके जो स्पाउस है या हस्बैंड या वाइफ उनको पॉलिसी में ऐड करने के लिए लोग एंडोर्समेंट करवाते होते हैं। लेकिन ये पॉलिसी में मिड टर्म एंडोर्समेंट अलाउड नहीं है। जब रिन्यूअल की डेट आएगी तभी मेंबर को आप ऐड कर सकते हो, बीच में नहीं। अब फैमिली में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो फैमिली में होता है प्रपोजर, उनकी वाइफ या तो हस्बैंड स्पाउस, उनके चिल्ड्रन, उनके पेरेंट्स या तो पेरेंट्स इन लॉज, और वार्ड यानी कि जो बच्चा जिसका पेरेंट्स नहीं है लेकिन एज ए गार्डियन आप वो बच्चे का इंश्योरेंस ले सकते हो। तो मैक्सिमम 10 मेंबर होते हैं ये पॉलिसी में। एक प्रपोजर, दूसरा स्पाउस, 2 मेंबर हो गए पेरेंट्स के, 2 मेंबर हो गए पेरेंट्स इन लॉज के, और मैक्सिमम 4 चिल्ड्रन। कुल मिला के 10 मेंबर एक ही पॉलिसी में आ सकता है।
ये पॉलिसी सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में एग्जम्पशन मिलता है। पोर्टेबिलिटी भी इस प्रोडक्ट में हो सकता है। आपकी कोई और प्रोडक्ट चल रही है और आपको आरोग्य संजीवनी पॉलिसी में पोर्ट इन करना है तो वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो। ठीक वैसे ही आपकी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी चल रही है और आपको किसी और प्रोडक्ट में माइग्रेट होना है, कोई किसी और कंपनी के किसी और प्रोडक्ट में जाना है, तो उसमें भी पोर्ट आउट हो सकता है। ये पॉलिसी के कवरेजेस क्या क्या है वो नटशल में यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। दिस पॉलिसी कवर्स अनफोर्सिन एक्सपेंसेस टुवर्ड्स हॉस्पिटलाइजेशन फॉर मोर देन 24 आवर्स ड्यू टू इलनेस और इंजरी। ये प्रोडक्ट मेनली हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी है, यानी कि क्लेम लेने के लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, वो भी मिनिमम 24 आवर्स के लिए। हाँ, कुछ प्रोसीजर ऐसी है जिसके लिए 24 आवर्स तक एडमिट होना ज़रूरी नहीं है, उसको हम डे केयर प्रोसीजर बोलते हैं, वो भी ये पॉलिसी में कवर है। बाकी आम तौर पर कस्टमर हैज़ टू बी हॉस्पिटलाइज फॉर मोर देन 24 आवर्स टू बी एलिजिबल फॉर क्लेम। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस 30 दिन तक मिलता है और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस 60 दिन तक मिलता है। जैसे कि आम मेडिक्लेम पॉलिसी होती है उसके मुताबिक ही ये है। डे केयर प्रोसीजर का पैसा मिलता है ये पॉलिसी में। आयुष ट्रीटमेंट यानी कि आयुर्वेदिक, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथिक, ये जो ट्रीटमेंट है वो भी ये पॉलिसी में कवर है। अब दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है उसमें सब लिमिट नहीं दी गई है कि आयुष ट्रीटमेंट के लिए कितना लिमिट है, कुछ भी दिया नहीं है। तो हमें ये मानना है कि ये जो आयुष ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एट्सेट्रा, ये ट्रीटमेंट का जो कॉस्ट है वो सम एश्योर्ड तक आप ले सकते हो, फुल सम एश्योर्ड तक आप इसका रिम्बर्समेंट ले सकते हो आयुष ट्रीटमेंट का। कैरेक्टर की लिमिट यहाँ पे दी गई है 25% ऑफ सम एश्योर्ड, मैक्सिमम 40,000 पर आई। ये जो पॉलिसी है वो इंडिविजुअल और फ्रॉडर दोनों बेसिस पर आप कर सकते हो। को पे 5% कंपलसरी है, मतलब कि मान लो कि क्लेम जो है पेबल वो 10,000 रुपये का तक का क्लेम है तो 500 रुपये कस्टमर को बेयर करना पड़ेगा। अगर 50,000 रुपये का क्लेम है तो 2,500 रुपये कस्टमर को कंपलसरी बेयर करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव बोनस है 5% ईच ईयर, मैक्सिमम 50%। अगर कोई क्लेम नहीं आया हुआ है तो नेक्स्ट ईयर 5% क्यूमुलेटिव बोनस मिलेगा। एवरी क्लेम फ्री ईयर के लिए 5% ऐड होता जाएगा। मैक्सिमम बोनस 50% तक अक्यूमुलेट होगा। तो अगर आपका सम एश्योर्ड 1 लाख रुपया है और 6 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया है तो आपका जो बोनस है वो बनेगा 50,000 रुपया। तो टोटल आपका सम एश्योर्ड रहेगा 1 लाख का सम एश्योर्ड रहेगा और 50,000 का बोनस रहेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई क्लेम आता है तो बोनस भी 5% के स्लैब में ही कम होगा, यानी कि आपका बोनस मान लो कि 50% है और कोई क्लेम आता है तो नेक्स्ट ईयर आपका बोनस हो जाएगा 45%। अब मान लो कि दूसरे साल भी क्लेम आया तो आपका बोनस हो जाएगा 40%। तो जिस तरीके से क्लेम फ्री ईयर के लिए 5% प्लस होते जाएंगे हर साल, ठीक वैसे ही अगर हर साल क्लेम आते हैं तो हर साल 5% लेस होते जाएंगे बोनस में से। ग्रेस पीरियड 30 दिन का मिलता है अगर ब्रेक हो गया है तो। अगर 30 दिन के अंदर पॉलिसी रिन्यू नहीं करवाई तो उसमें कंटिन्यूटी का बेनिफिट चला जाता है। वेटिंग पीरियड 30 दिन का है फॉर फ्रेश पॉलिसी। आज आज आप पॉलिसी लेते हो और अगले 30 दिन के अंदर आपको इलनेस या डिसीज़ होता है
तो वो कवर नहीं होता है। लेकिन अगर एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है और उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो वो एक्सपेंस कवर है फ्रॉम डे वन। इसमें भी टीपीए की और कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की सर्विसेज अवेलेबल रहती है। यहाँ पे ये पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट है 2% ऑफ सम इंश्योर्ड, लेकिन मैक्सिमम 5,000 रुपीज़ पर डे। और आईसीयू की लिमिट होती है 5% ऑफ सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 10,000 पर डे। ये पॉलिसी में आपको क्या क्या मिल सकता है? ये पॉलिसी में कस्टमर को मिलेगा सर्जन का फीस, या एनेस्थेटिस्ट का, या मेडिकल प्रैक्टिशनर का, कंसल्टेंट डॉक्टर का, या स्पेशलिस्ट की जो फीस रहती है वो ये पॉलिसी के अंदर रिम्बर्सिबल है। और क्या क्या रिम्बर्सिबल है? एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, सर्जिकल अप्लायंसेस, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, उसके जो भी एक्सपेंसेस है वो सब ये पॉलिसी में मिलते हैं। एम्बुलेंस का एक्सपेंस 2,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन मिलता है। यहाँ पे जो लिमिट है वो अमाउंट में लिमिट है, कोई परसेंटेज में लिमिट नहीं है कि 1% ऑफ सम इंश्योर्ड या इतने परसेंटेज ऑफ सम इंश्योर्ड, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। फॉर एवरी हॉस्पिटलाइजेशन 2,000 रुपीज़ इज पेएबल अंडर दिस पॉलिसी। और भी इसमें डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर है। ये जो 11 सर्जरी यहाँ पे दी हुई है, 11 टाइप की जो थेरापी दी गई है, उसमें सिर्फ लिमिट जो है ना कंपनी की, वो रहेगी 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। बाकी सब केस में, बाकी ये जो हमने अब यहाँ पे डिस्कस की, सर्जन की फ़ीस, डॉक्टर की फ़ीस, ब्लड, ऑक्सीजन, मेडिसिन है, ये सब केस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड इज कवर्ड। लेकिन ये जो 11 टाइप की जो सर्जरी या थेरापी या जो भी ट्रीटमेंट है, उसमें कंपनी की लायबिलिटी सिर्फ 50% ऑफ सम इंश्योर्ड ही रहेगी। ये सब अल्ट्रा मॉडर्न थेरापी जिसको आप बोल सकते हो, इम्यूनोथेरापी है, ओरल कीमोथेरापी है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है, रोबोटिक सर्जरीज है, ये सब 11 टाइप की ट्रीटमेंट के लिए कंपनी की जो लायबिलिटी है वो 50% तक ही रहेगी। बाई चांस अगर कस्टमर पॉलिसी को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट देता है तो वो उसका रिफ़ंड मिलेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड बेसिस पर मिलेगा। मान लो कि पॉलिसी 30 दिन के अंदर ही कस्टमर पॉलिसी को कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट देता है, तो रिफ़ंड उनको 75% ही मिलेगा, पूरा 100% नहीं मिलेगा। अगर पॉलिसी 31 डेज से लेकर 90 डेज तक चली है और कस्टमर पॉलिसी को कैंसिल करने की रिक्वेस्ट देता है इंश्योरेंस कंपनी को, तो 50% ही रिफ़ंड मिलेगा। 3 से 6 महीने तक पॉलिसी चली है तो 25% रिफंड मिलेगा। और 6 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए अगर ये पॉलिसी चली हुई है और उसके बाद जो कस्टमर रिक्वेस्ट देता है कैंसलेशन के लिए, तो उनको रिफंड नहीं मिलेगा। क्लेम आने के बाद भी, क्लेम कंपनी ने पे कर दिया है कोई डिसीज़ का या इंजरी का, उसके बाद भी पॉलिसी अगर कैंसिल करवाता है कस्टमर, तो उनको 0% रिफंड मिलेगा। प्रीमियम कैसे पे कर सकते हो? तो प्रीमियम पे करने की 4 मेथड है। कस्टमर चाहे तो मंथली पे कर सकता है, या क्वार्टरली, या हाफ ईयरली, या तो ईयरली पेमेंट कर सकता है। बाकी आमतौर पर जनरली मोस्ट ऑफ जो कंपनियां है अपनी जो नॉर्मल प्रोडक्ट है उनके लिए वो एनुअल प्रीमियम लेते हैं, ईयरली प्रीमियम लेते हैं। लेकिन IRDA ने सभी इंश्योरेंस कंपनी को ये मैंडेट दिया है कि आपको ये 4 ऑप्शन देने हैं प्रीमियम पेमेंट के लिए: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड ईयरली। बस ध्यान ये रखना है कि जो ईयरली पेमेंट है उसमें ग्रेस पीरियड 30 दिन का रहता है, यानी कि पॉलिसी ब्रेक हो गई और 30 दिन के अंदर अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया है तो वो पॉलिसी लैप्स हो गई ऐसा माना जाएगा। और पेमेंट मेथड जो है वो मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली है, तो उसमें ग्रेस पीरियड सिर्फ 15 दिन का ही रहेगा। मेरी तो ये पर्सनल एडवाइस है
आपको, चाहे आप कस्टमर हो या एजेंट हो या ब्रोकर हो, कि जनरल आपको हाफ ईयरली या तो ईयरली ही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि मंथली और क्वार्टरली के केस में क्या होता है कि काफ़ी बार ये भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम भूल जाते हैं कि मेडिक्लेम का पैसा का जो इंस्टॉलमेंट है वो ड्यू हो गया है। तो जनरली प्रीफर करना चाहिए कि आप हाफ ईयरली या ईयरली का ऑप्शन चुनें पेमेंट के लिए। अब ये पॉलिसी में क्या क्या एक्सक्लूजन है वो हम देख लेते हैं। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो 48 मंथ्स यानी कि 4 साल के लिए एक्सक्लूड है। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का मतलब है कि जिस दिन आप पॉलिसी लेते हो उस दिन के पिछले 48 महीनों में आपको कोई शरीर में कोई तकलीफ थी जिसके लिए आपने सर्जरी करवाई थी, या ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन है, चाहे आपने वो प्रपोजल फॉर्म में डिस्क्लोज किया हो या ना किया हो, तो ऐसी मेडिकल कंडीशन के वजह से अगर कोई क्लेम आता है तो वो 48 मंथ्स तक वो एक्सक्लूड रहता है। मतलब कि पॉलिसी लेने के दिन से लेके 4 साल तक वो जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो एक्सक्लूड रहता है। पॉलिसी लेने के पहले 30 दिन तक कोई भी डिसीज या इलनेस होती है तो उसका एक्सपेंस एक्सक्लूड रहता है, वो कवर नहीं होता। यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है उसके लिए 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, यानी कि 2 साल का वेटिंग पीरियड है। बेनिंग इम्यूनिटी डिसऑर्डर्स, टॉन्सिलेक्टोमी, एडिनोइडेक्टोमी, ऐसा सब ये जो मेडिकल टर्म्स है बहुत ही भारी भारी टर्म्स है ये। टिम्पेनोप्लास्टी, हिस्टेरेक्टोमी, बेनिंग प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी, ये जितने भी यहाँ पे नाम दिए हैं सर्जरी के, पाइल्स फिशर्स फिशुलाइनस, तो ये सब सर्जरी या ये सब जो डिसीज़ है या इलनेस है इसकी जो ट्रीटमेंट है वो 24 महीने के लिए कवर नहीं होती। पॉलिसी 2 साल तक चलती है, तो उसके बाद तीसरे साल में, तीसरे रिन्यूअल में, अगर ये जो लिस्ट है उसमें से कोई एक्सपेंस होता है तो वो उसका एक्सपेंस पेएबल रहता है तीसरे साल में। ये जो दो टाइप की जो डिसीज़ है वो 48 मंथ्स यानी कि 4 साल तक कवर नहीं है। ट्रीटमेंट फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट अनलेस अराइजिंग फ्रॉम एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट की वजह से जॉइंट रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ रहा है तो वैसी जो ट्रीटमेंट है उसके लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड है। और एज रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी जो बीमारी है वो 4 साल के बाद ही कवर होती है, 4 साल तक ये एक्सक्लूजन में रहता है। इसके अलावा और भी कॉमन एक्सक्लूजन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एडमिशन प्राइमरीली फॉर डायग्नोस्टिक्स एंड इवोल्यूशन पर्पज, केवल रिपोर्ट कराने के लिए कोई एक्सपेंस होता है, लेकिन उसके बाद कोई एक्टिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। ये रिपोर्ट कराने के बाद कोई ना तो कोई सर्जरी होती है ना तो कोई हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो इस टाइप का जो एक्सपेंस है वो ये पॉलिसी में नहीं मिलता। दूसरा है रेस्ट क्योर रिहेबिलिटेशन एंड रिस्पाइट केयर, मतलब कोई आराम है, कोई बेड रेस्ट पर है या आराम पर है, तो उसके लिए चाहे वो हॉस्पिटल में आराम पर है या घर पे आराम पर है, तो उस टाइप का जो रेस्ट क्योर है वो ये पॉलिसी में कवर नहीं है। ओबेसिटी या वेट कंट्रोल के लिए जो सर्जरी होती है वो भी यहाँ पे ये पॉलिसी में कवर नहीं है। अभी काफ़ी लोग बेरियाट्रिक सर्जरी करवाते हैं बिकॉज फॉर वेट कंट्रोल, तो वो सर्जरी इस पॉलिसी में कवर नहीं है। चेंज ऑफ जेंडर ट्रीटमेंट्स, पुरुष में से स्त्री बनने या स्त्री में से पुरुष बनने के लिए जो सर्जरी होती है चेंज ऑफ जेंडर, उस टाइप की सर्जरी इसमें कवर नहीं है। कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी ये पॉलिसी में कवर नहीं है। हाँ, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है और उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है तो वो सर्जरी कवर रहेगी ये पॉलिसी में। हैजार्डस और एडवेंचरस स्पोर्ट्स लाइक स्कूबा डाइविंग,
और स्केटिंग या ऐसा कोई हैजार्डस स्पोर्ट्स है, स्कीइंग, फिर पैराग्लाइडिंग, हॉट बलून के ऊपर जो बैठ के जो जाते हैं उसको ब्लोइंग, इस टाइप की जो हैजार्डस एक्टिविटी है, माउंटेनियरिंग, उसकी वजह से जो इंजरी होती है या कोई डिसीज़ होता है तो वो ये पॉलिसी में कवर नहीं है। ब्रीच ऑफ लॉ, कोई इलीगल कुछ काम किया है, किसी का मर्डर किया या किसी को नुकसान पहुंचाया, बॉडीली इंजरी की, मतलब दो आदमी आपस में क्वारल हुआ और फिर एक दूसरे को मार दिया, तो उस टाइप का जो एक्सपेंस है वो ये पॉलिसी में कवर नहीं है। ट्रीटमेंट फॉर अल्कोहलिज्म एंड ड्रग, अनप्रूवन ट्रीटमेंट्स, मतलब इंडियन मेडिकल काउंसिल ने कोई ट्रीटमेंट को अप्रूव नहीं किया है, और कुछ ट्रीटमेंट ऐसी है जो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल है, जिसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो उस टाइप की जो अनप्रूवन ट्रीटमेंट है उसका एक्सपेंस ये पॉलिसी में कवर नहीं है। रिफ्रैक्टिव एरर, यानी कि आँख का जो चश्मा है उसको ठीक करने का जो ऑपरेशन है आँख का, वो इसमें कवर नहीं है। स्टरिलिटी एंड इनफर्टिलिटी, बच्चे नहीं हो रहे हैं तो उसका जो इनफर्टिलिटी का जो ट्रीटमेंट चाहे पुरुष को या स्त्री को जो करवाना पड़ता है, उसका जो एक्सपेंस है वो ये पॉलिसी में कवर नहीं है। मैटरनिटी एक्सपेंस कवर नहीं है। वॉर, रिबेलियन, रिवोल्यूशन एक्सेट्रा, ये जो होता है उसकी वजह से बॉडीली इंजरी होती है या कुछ डिसीज होता है, वो कवर नहीं है। न्यूक्लियर, केमिकल और बायोलॉजिकल अटैक की वजह से जो डिसीज या इंजरी होती है वो ये पॉलिसी में कवर नहीं है। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन एंड ओपीडी ट्रीटमेंट भी कवर नहीं है। इंडिया के बाहर ट्रीटमेंट ली है तो वो कवर नहीं है। एग्जिस्टिंग डिसीजेज डिस्क्लोज बाय द इंश्योर्ड, यानी कि कोई इंश्योर्ड ने डिक्लेयर कर दिया है कि मुझे ये बीमारी है, तो वो बीमारी लाइफ टाइम के लिए कवर नहीं रहेगी ये पॉलिसी में। फॉर एग्जांपल, कोई जो आदमी या इंसान है वो बचपन से ही डेफ या डम है, वो बचपन से ही सुन नहीं सकता या देख नहीं सकता, ब्लाइंड है, तो उनको ठीक करने का जो एक्सपेंस है, आई डोनेशन की मदद से उनको आई प्लांट की जाती है, तो वो जो एक्सपेंस होता है वो ये पॉलिसी में कवर नहीं है। फिर किसी को पैरालिसिस हो चुका है ऑलरेडी, तो वो उसको ठीक करने का जो एक्सपेंस है वो भी लाइफ टाइम के लिए ये पॉलिसी में कवर नहीं रहता। ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल, अब कोई कोई कंपनी ने कोई हॉस्पिटल को ब्लैक लिस्ट किया है, और वो जो लिस्ट है वो अपनी वेबसाइट पर या तो पॉलिसी शेड्यूल में उन्होंने मेंशन किया है, और कस्टमर वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेता है तो एक्सपेंस ये पॉलिसी में कवर नहीं होता। और भी नॉन पेरेबल आइटम्स है जिसका एक्सपेंस मिलता नहीं है ये पॉलिसी में, लाइक बेबी फूड, बेबी यूटिलिटीज़, फिर कोल्ड ड्रिंक्स का एक्सपेंस होता है, इंटरनेट चार्जेस होता है, फूड चार्जेस, लेगिंग्स, Swaminarayan STD1 2021. लॉन्ड्री चार्जेस, मिनरल वाटर, सैनिटरी पैड्स, टेलीफोन एक्सपेंस, ये सब नॉन मेडिकल आइटम जिसको हम बोलते हैं, नॉन मेडिकल आइटम का एक्सपेंस ये पॉलिसी में नहीं मिलता। इनफैक्ट बहुत सारी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है उसमें ये सब एक्सपेंस मिलता नहीं है। एडमिशन चार्ज, रजिस्ट्रेशन चार्ज, जब हम फाइल बनाते हैं, पेशेंट को एडमिट करते हैं हॉस्पिटल में, तब वो लोग एडमिशन चार्ज या रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, 200 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये। ये चार्ज मिलता नहीं है पॉलिसी में। ये सब लिस्ट है नॉन पेबल आइटम का। अब आपके मन में सवाल होगा कि इतनी सारी कंपनियां है लेकिन ये जो आरोग्य संजीवनी पॉलिसी है वो तो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, सभी इंश्योरेंस कंपनी में ये सेम टर्म्स एंड कंडीशन वाली, सेम कवरेजेस वाली, सेम बेनिफिट वाली पॉलिसी है, तो हमें कंपनी चूज कैसे करें? चलो, प्रोडक्ट तो फिक्स है हमारी कि हमें ये पॉलिसी लेनी है, लेकिन 30 कंपनियां हैं
इंडस्ट्री में। तो ये 30 कंपनी में से हम कौन सी कंपनी को चूज़ करें? तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है चूज़ करने का, वो प्रीमियम नहीं है दोस्तों, ये है सॉल्वेंसी रेशियो। एज पर IRDA गाइडलाइंस, हर एक इंश्योरेंस कंपनी का जो सॉल्वेंसी रेशियो है वो 150% होना चाहिए। यानी कि 100 रुपये का क्लेम आउटस्टैंडिंग है तो उसके सामने कंपनी के पास 150 रुपये तक की लिक्विड फाइनेंशियल असेट होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से काफ़ी कंपनीज का सॉल्वेंसी रेशियो डाउन हुआ है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जो कंपनी जो है उसका सॉल्वेंसी रेशियो कितना है, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कितनी है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसकी पेरेंट कंपनी क्या है, उसके प्रमोटर कौन है। फॉर एग्जांपल मैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस की बात करूँ, ये चारों कंपनियां गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। तो उसके जो प्रमोटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो अगर ये चार कंपनी में से कोई भी कंपनी की आप प्रोडक्ट लेते हो तो आप तो पक्का श्योर ही हो कि ये कंपनी डूबने वाली नहीं है। 2020-21 में शायद गवर्नमेंट ने 12,450 करोड़ रुपए, यस 12,450 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए ओरिएंटल, नेशनल और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, ये तीनों कंपनी में। क्योंकि उनका जो सोलेंसी रेशियो था वो बहुत ही नीचे डाउन हो चुका था, 1.5 यानी कि 150% जो था मिनिमम, उनसे भी कम हो गया था और बहुत ही भारी मात्रा में लॉसेस हुए थे तीनों कंपनी को। तो गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा पैसा कैपिटल के तौर पे डाला हुआ था। तो आपको ये देखना है कि ये कंपनी के प्रमोटर कौन है। आप जिस कंपनी का इंश्योरेंस लेना चाहते हो उस कंपनी के प्रमोटर कौन है, या तो उनकी पेरेंट कंपनी कौन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ICICI लोम्बार्ड की बात करूँ तो उसकी पेरेंट कंपनी होगी ICICI बैंक, और लोम्बार्ड जो फॉरेन का ग्रुप है बहुत बड़ा, वो दोनों का जॉइंट वेंचर है। HDFC इर्गो की बात करूँ तो HDFC इर्गो जो है वो HDFC लिमिटेड और इर्गो इंटरनेशनल, ये दोनों का जॉइंट वेंचर है। तो आप ये ज़रूर देखिए कि जिस कंपनी का इंश्योरेंस आप लेते हो वो एक्चुअली उसका बैकअप क्या है। ये चीज़ है ना, काफ़ी कस्टमर लोग इग्नोर कर देते हैं। उनको जो सस्ती पॉलिसी लगी, इंटरनेट के ऊपर देखा, पॉलिसी बाज़ार में देखा और सबसे सस्ता प्रीमियम लगा उनको, तो वो कंपनी चूज़ कर ली। काफ़ी कस्टमर का ये रहता है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि उसका बैकअप क्या है, उसका जो कौन को बैकअप कर रहा है, उनका प्रमोटर कौन है। मैं आपको कुछ 3-4 साल की बात करूँ तो L&T जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है ना वो टेक ओवर कर दी गई, वो कंपनी बेच दी गई। फिर अपोलो म्यूनिच का आपने नाम सुना ही होगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में वो काम करती थी। अपोलो म्यूनिच भी बेच दी गई HDFC इर्गो को। फिर भारतीय AXA को भी ICICI लोम्बार्ड ने खरीद लिया। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं या तो लॉस मेकिंग कंपनियां हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकती। जब 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था तब काफ़ी इंश्योरेंस कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी थी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कोई कंपनी को चूज़ करते हो तो सिर्फ प्रीमियम मत देखो, आप उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखो, आप उसका उनको कौन बैकअप कर रहा है, उनका उनके पीछे कौन प्रमोटर है, आप वो भी देखिए। थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है पॉलिसी एंड क्लेम सर्विस। अभी तो मोस्ट ऑफ कंपनियाज आपको ऑनलाइन पॉलिसी रिन्यू करने का ऑप्शन देती है, आपको ऑफिस के चक्कर लगाने नहीं पड़ते। लेकिन जो क्लेम सर्विस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो भी देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी जो है वो
क्लेम सर्विस अच्छी दे रही है। साथ में आपको ये भी देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छा है। मैं नोएडा की बात करूँ तो उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 92 से लेकर 94 तक का रहता है। और फिर है प्रीमियम। ओबियसली आपके पॉकेट से ही पैसा जाने वाला है, तो प्रीमियम भी आपको देखना है कि कौन सी कंपनी का प्रीमियम कितना है। लेकिन उससे पहले आपको ये ऊपर की 3 चीज़ पहले देख लेनी है। कोई कंपनी जो छोटी कंपनी होती है उसका जो ऑफिसेस है ना, वो मेन बड़े सिटी में ही होती है। जैसे मैं सिग्ना टीटीके की बात करूँ, वो कंपनी का नाम आपने सुना होगा, सिग्ना टीटीके। तो वो जो कंपनी है उसकी ऑफिसेस जो मेन मेजर सिटी है, सूरत, अहमदाबाद या मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, और उसके जो टायर 2 सिटीज़ है उस तक ही सीमित रहती है। छोटे छोटे सिटी में या तालुका लेवल पर इसकी ऑफिस रहती ही नहीं है। लेकिन जो बड़ी कंपनीज की मैं बात करूँ, नोएडा इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड है, बजाज एलियांज है, तो उनकी जो ऑफिसेस है वो थ्रू आउट पान इंडिया ऑलमोस्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी में उनकी ऑफिसेस रहती है। तो पॉलिसी और क्लेम सर्विस के लिए आपको ये भी देखना है कि कौन सी कंपनी का जियोग्राफिकल रिस्क कितना है। और फिर लास्ट में आपको देखना है कि प्रीमियम कौन सी कंपनी का कितना है। लास्ट में जियोग्राफिकल रिस्क जो मैंने आपको अभी बताया कि काफ़ी कंपनियां की जो ऑफिसेस है वो सिर्फ बड़े सिटी तक ही सीमित रहती है। तो आपको ये भी देखना है कि ये जो कंपनी जो मैं चूज़ कर रहा हूँ उसकी ऑफिसेस ऑलमोस्ट टायर 1, टायर 2, टायर 3 सिटी में रहे। अब ये सब जानने के बाद हम कुछ देख लेते कि क्या फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जिसमें आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि क्या क्या क्वेरी हो सकती है पॉलिसी में और उसका क्या जवाब हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये होगा कि क्या हम एड ऑन कवर इसमें ले सकते हैं। उसका जवाब है नहीं। ये जो पॉलिसी है वो स्टैंडर्ड पॉलिसी है, आईआरडीए ने मैंडेट किया हुआ, लॉन्च किया हुआ पॉलिसी है। इसमें कोई भी कंपनी किसी भी प्रकार का एड ऑन कवर नहीं दे सकती। इस कंपनी में से आप पोर्ट आउट कर सकते हैं या पोर्ट इन कर सकते हैं। उसका जवाब है हाँ, आप पोर्ट आउट पोर्ट इन कर सकते हो। क्या हम 5% को पे रिमूव कर सकते हैं। उसका जवाब है ना। ये प्रोडक्ट में 5% को पे कंपलसरी है, उसको वेव नहीं कर सकते। क्या हम इसमें सम इंश्योर्ड 10 लाख से ज़्यादा ले सकते हैं। उसका जवाब है नहीं। ये जो सम इंश्योर्ड है ये पॉलिसी में 50,000 रुपये से लेके 10 लाख तक का कैप है। कस्टमर चाहे कस्टमर अगर पूछे कि मुझे 10 लाख की 2 पॉलिसी अगर मैं ले लूँ तो चलेगा, तो उसका जवाब भी है ना। कस्टमर को सिर्फ एक ही पॉलिसी लेनी है। 2 पॉलिसी लेके कंबाइंड सम इंश्योर्ड 20 लाख हो जाए, ऐसा अलाउड नहीं है। क्या सभी इंश्योरेंस कंपनी आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ऑफर करती है। उसका जवाब है हाँ। आईआरडीए ने सभी इंश्योरेंस कंपनी की जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर करती है, उसका बिजनेस करती है इंडिया में, वो सभी कंपनी को निर्देश दिया है कि उनको कंपलसरीली आरोग्य संजीवनी पॉलिसी ऑफर करना है कस्टमर को। अगर रूम रेंट की जो लिमिट है, मतलब डेली 5,000 नॉर्मल रूम में, और आईसीयू के केस में मैक्सिमम 10,000 रुपीज़, अगर वो जो लिमिट है वो लिमिट्स की बाहर का अगर रूम लिया है तो क्या होगा। तो उसका जवाब है वो केस में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन होगा। लेकिन ये जो प्रोपोर्शनेट डिडक्शन है वो मेडिसिन के एक्सपेंस में, रिपोर्ट्स के एक्सपेंस में एप्लीकेबल नहीं है। डेंटल ट्रीटमेंट कवर है ये पॉलिसी में। उसका आंसर है नहीं।
अगर एक्सीडेंट हुआ है या कोई डिसीज़ हुआ है और उसकी वजह से डेंटल की सर्जरी करनी पड़ रही है, वो केस में ही डेंटल ट्रीटमेंट कवर है। बाकी के आम तौर पर डेंटल ट्रीटमेंट ये पॉलिसी में कवर नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी का भी यही है कि अगर इंजरी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है या कोई डिसीज़ हुआ है, उसकी वजह से प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ रही है तो ही कवर है, वरना प्लास्टिक सर्जरी कवर नहीं है। इज HIV मेंटल डिसीज इज कवर्ड? अब देखिए, इसका जवाब तो मैं आपको क्या कहूँ कि कवर हो भी सकता है, ना भी। पूरे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि HIV रिलेटेड डिसीज़ कवर नहीं है या मेंटल डिसीज़ कवर नहीं है। तो इसलिए हमें अभी फ़िलहाल हम यही मानेंगे कि ये दोनों चीज़ ये पॉलिसी में कवर है। इस कोविड-19 कवर्ड? ऑब्वियसली कोरोना की जो डिसीज़ है, कोरोना की जो ट्रीटमेंट है, वो ये पॉलिसी में कवर है। तो ये था आरोग्य संजीवनी पॉलिसी के बारे में।